यामिनी से पूछता है, किसकी थी यामिनी? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए नम लहजे के साथ कहती है, युग बाबू, वो तड़पती हुई दर्द भरी चीखें जो हम घंटों से सुन रहे हैं वो किसी और की नहीं, गांव के लोगों की थी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? गांव के लोगों की? यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, उस काले साए की मुर्दों की सेना ने गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। उन्हें रास्ते में जो मिल रहा है वो उन्हें पकड़कर मार रहे हैं। मेरे जुगनू मुझे यही बताने आए थे। युग तुरंत बोल पड़ता है, अचानक से वो मुर्दे ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो वो ऐसे किसी को नहीं मार रहे थे, उन्हें तो बस हमारी तलाश थी ना। वो तो हमारे पीछे पड़े हुए थे, फिर वो लोगों को क्यों मार रहे हैं? यामिनी युग के सवाल का कुछ जवाब देती है उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, जरूर ये सब उस काले साए ने उन्हें करने के लिए बोला होगा, ताकि लोगों की चीखें सुनकर हम बाहर आ जाएं। यामिनी नम लहजे के साथ कहती है, हम सब इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? हमने अपनी जान बचाने के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। चुपचाप उनकी चीखें बस सुनते रहे, कुछ नहीं कर पाए। चैटर्जी को भी अपने ऊपर पछतावा होने लग जाता है, क्योंकि उसी ने यामिनी को बाहर जाने से रोका था, वरना यामिनी तो आवाजें सुनकर उसी वक्त बाहर जाना चाहती थी, पर उसके कहने पर वो रुक गई थी। चैटर्जी शर्म से अपना सिर नीचे कर लेता है। अभिमन्यु यामिनी से पलट कर कहता है, खुदगर्ज हम नहीं है यामिनी, वो काला साया है जो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए लोगों को मार रहा है। सच तो ये है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि वो काला साया इतना नीचे भी गिर सकता है, लोगों को इतनी बेरहमी से मार सकता है। बिंदु घबराते हुए बोल पड़ती है, गांव में तो मेरी माँ भी है, वो भी अकेले तो क्या उन मुर्दों की टोली ने मेरी माँ को भी मार दिया होगा? कोई बिंदु की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, सब खामोश खड़े रहते हैं। बिंदु घबराते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ मैं अपनी माँ के पास। कायर बिंदु को मना करते हुए कहता है, नहीं बिंदु, इस वक्त कहीं भी जाना ठीक नहीं है। बिंदु की आंखें आंसुओं से भर गई थी। बिंदु नम आंखों के साथ ही कायर से कहती है, कायर पर माँ? कायर बिंदु को समझाते हुए कहता है, माँ को कुछ नहीं हुआ होगा बिंदु, महादेव पर भरोसा रखो, वो कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकते हैं। कायर की बात सुनकर बिंदु चुप हो जाती है। उसके दिमाग में उसके मकसद का ख्याल आ जाता है। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि बिना अपना मकसद पूरा करे वो वहां से नहीं जा सकती थी। उसे कैसे भी करके अपना मकसद पूरा करके ही वहां से जाना था। यामिनी अपने अंदर आंसुओं की आग को भरते हुए कहती है, कोई बाहर जाए या ना जाए पर मैं जा रही हूँ। अब मैं मासूम लोगों की और दर्द भरी चीखें नहीं सुन सकती हूँ, उन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। युग भी यामिनी का साथ देते हुए बोल पड़ता है, मैं भी यामिनी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अभिमन्यु झट से बोल पड़ता है, ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तुम दोनों ऐसे कैसे जा सकते हो? जानते हो ना हमने क्या डिसाइड किया था? यामिनी कुछ कहती उससे पहले युग बोल पड़ता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है अभिमन्यु, हमने क्या डिसाइड किया था, पर लोगों की मौत भी तो डिसाइड नहीं थी ना। मुझे लगा था ये लड़ाई हमारे और उस काले साए के बीच में है, पर अब पता चला उस काले साए की लड़ाई तो पूरे गांव से है, और मैं अपने गांव वालों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, युग, गांव वाले जितने तेरे हैं उतने ही हमारे भी हैं, पर अब बस एक रात की बात है, ये रात भी गुजर ही चुकी है। डायना भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहती है, अभी सही कह रहा है, बस एक रात की बात है। डायना आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जरा ऊपर देखो, सवेरा होने लग गया और कहते हैं रात जितनी अंधेरे में डूबी होती है, आने वाला दिन उतना ही ज्यादा उजाले से भरा रहता है। ये सवेरा हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। सभी लोग आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। सुबह हो गई थी और सूरज की किरणें आसमान में फैलने लग गई थी। पलक आसमान में देखते हुए ही कुछ चीज नोटिस करती है और अगले ही पल झट से बोल पड़ती है, डायना सही बोल रही है, नया दिन नई उम्मीद लेकर आया है। जरा गौर से सुनो, अब किसी के भी चीखने और तड़पने की आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं। पलक ने बिल्कुल सही कहा था, अब आसमान में किसी के भी चीखने की आवाज नहीं गूंज रही थी। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, लगता है उस काले साए ने अपनी मुर्दों की सेना को वापस बुला लिया है, अब वो किसी को नहीं मार रहे हैं। वर्चस्विनी भी कछुए की बात से सहमत होते हुए कहती है, मुझे भी यही लगता है। अभिमन्यु फिर नम लहजे के साथ युग और यामिनी को अच्छे से समझाते हुए कहता है, बस आज रात की बात और है, आज अमावस्या की रात है, अगर ये रात गुजर गई तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। देखना तुम लोग, अब हमें बस वही करना है जो पहले डिसाइड हुआ था, हमें कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रहकर तारा की हिफाजत करनी है। रजनी भी बोल पड़ती है, हाँ हाँ हम यही रहेंगे, यहाँ से हम कहीं नहीं जाने वाले, यही हम सबके लिए ठीक होगा। यामिनी अभिमन्यु से पूछती है, पर अगर आज रात फिर लोगों के तड़पने की दर्द भरी चीखें सुनाई दी तो तुम क्या करोगे अभिमन्यु? तुम लोगों को मरते हुए देख सकते हो पर मैं नहीं। अभिमन्यु यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है,
अगर आज रात फिर लोगों की चीखें सुनाई दी तो मैं भी शांति से नहीं बैठने वाला। मैं खुद तुम लोगों के साथ बाहर चलूंगा। डायना तुरंत अभिमन्यु की फिक्र करते हुए बोल पड़ती है। पर अभी डायना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अभिमन्यु उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है। मैंने फैसला कर लिया है डायना, मैं भी अपने लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे भी उनकी फिक्र है। आगे की बात जारी रखते हुए अभिमन्यु अपना दर्द छुपाते हुए कहता है, जिस गांव में वो काला साया अपनी मुर्दों की सेना के साथ हमला कर रहा है, उस गांव में मेरी भी माँ है। मुझे भी उनकी फिक्र है, पर उससे पहले मुझे तारा की फिक्र है। मैंने उसकी हिफाजत का जिम्मा उठाया है और चाहे कुछ भी हो, मैं उसकी हिफाजत करके रहूंगा। अभिमन्यु की बात सुनकर यामिनी एक बार फिर खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कह पाती है। अभिमन्यु अच्छे से जानता था, उसने ये बात बोल तो दी थी, बस एक रात की बात है, पर वो ये भी बात अच्छे से जानता था कि ये अमावस्या की रात सबसे ज्यादा काली होने वाली थी, इतनी आसानी से नहीं गुजरने वाली थी। वो काला साया अपनी शक्तियों का परचम लहराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, कुछ भी कर सकता था, ऐसा कुछ जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। सभी लोग मायूसी के साथ झरने के पास बैठे रहते हैं। दिन गुजरते रहता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहा था, अमावस्या की रात करीब आते जा रही थी और ये काली अमावस्या की रात सबके मन में एक अलग ही डर पैदा कर रही थी। वो डर जो मौत का नहीं था, बल्कि काले साए का था। हर किसी को किसी न किसी चीज का इंतजार था। चैटर्जी किसी के आने का इंतजार कर रहा था, तो बिंदु अपराजिता के पेड़ को जलाने का मौका ढूंढने का। पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहता ही था, जिस कारण वो कुछ नहीं कर पा रही थी। पलक और डायना भी अभिमन्यु के साथ पहली बार खामोशी के साथ बैठी हुई थी। अभिमन्यु का परेशान चेहरा देखकर वो दोनों उससे चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वर्चस्विनी तारा को अपने सीने से सटाकर बैठी हुई थी और उन्हीं के पास कछुआ भी बैठा हुआ था। वर्चस्विनी को तारा से इतना प्यार करते देख रजनी के अंदर की भी पहली बार ममता जाग गई थी। अमुदिता अपना सर रजनी की गोद में रखे हुए थी। वंदना भी वहीं पर बैठी थी। युग और यामिनी सबसे अलग एक कोने में बैठे हुए थे, एकांत में, जहां पर उन दोनों को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। यामिनी युग के कंधों पर अपना सिर रखकर बैठी हुई थी, जैसे उसे पता हो उसे ये सुख अब कभी नसीब नहीं होने वाला था। वो जितना ज्यादा वक्त युग के साथ बिता सकती थी बिताना चाहती थी। शाम होते ही सूरज ढलने लग जाता है और जैसे ही अंधेरा होता है, सबके चेहरे पर बेचैनी नजर आने लग जाती है। अभी तक झरने के पास खामोशी छाई हुई थी। हर कोई एक दूसरे के चेहरे की तरफ ही देख रहा था, पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। बिंदु मन में बड़बड़ाती है, ये क्या, रात हो गई पर फिर भी अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? वो काला साया ऐसे तो शांत नहीं बैठने वाला। आखिर आज अमावस्या की रात है, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। बिंदु ने इतना कहा ही था कि तभी लोगों के तड़पने की आवाज फिर से सुनाई देने लग जाती है। इस बार लोगों के तड़पने की आवाजें इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि पहली बार में ही सबको वो चीखने की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। जैसे ही यामिनी के कानों तक वो चीखने चिल्लाने की आवाजें पहुंचती हैं, वो तुरंत युग के कंधों पर से अपना सिर उठा लेती है। यामिनी घबराते हुए कहती है, फिर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस काले साए ने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया। मुझे जाना होगा मुझे लोगों को बचाने के लिए। मैं उन्हें ऐसे ही नहीं मरने दे सकती हूँ। युग यामिनी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा यामिनी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देने वाला। युग और यामिनी अपनी जगह से उठ गए थे। अभिमन्यु उन दोनों को समझाते हुए फिर एक बार बोल पड़ता है, देखो, आज रात अमावस्या है और वो शुरू हो चुकी है। बस आज रात की बात है, मेरी मानो तो कहीं मत जाओ, हम सबको एक साथ यहीं पर रहना चाहिए। यामिनी तुरंत पलट कर कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो अभिमन्यु? तुमने ही दिन में कहा था ना कि अगर उस काले साए ने गांव वालों पर फिर से हमला किया तो तुम भी हमारे साथ चलोगे, और अब तुम खुद ही अपनी बात से पलट रहे हो। अभिमन्यु खामोश खड़ा रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। यामिनी अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, लगता है अभिमन्यु तुम्हारे वादे भी तुम्हारी तरह झूठे हैं। अभिमन्यु अभी भी चुप ही खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता है। यामिनी की ये बात सुनकर डायना को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत पलट कर कहती है, ना ही अभी झूठा है ना उसके वादे झूठे हैं यामिनी। वो बस ये सब इसलिए कह रहा है ताकि तुम सब सुरक्षित रह सको। वो नहीं चाहता हम में से किसी को भी कुछ हो। यामिनी तुरंत पलट कर डायना से कहती है, और गांव वालों का क्या डायना? क्या उनकी जान की कीमत कुछ नहीं है? अगर आज हम लोग उन्हें बचाने नहीं गए तो वो काला साया पूरे गांव को खत्म कर देगा, एक भी आदमी नहीं बचेगा। अगर गांव में कोई बचेगा ही नहीं तो हम उस काले साए से बचकर ही क्या करेंगे? डायना पलट कर कहती है, यामिनी, यहाँ सिर्फ हमारे गांव वालों को बचाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने की बात हो रही है। तुमने जरा सोचा है अगर उस काले साए के हाथों तारा की शक्तियां लग गई तो क्या होगा?
पूरी दुनिया पर उसका राज होगा, इसलिए हमारा मेन मकसद तारा को बचाना है। यामिनी पलट कर कहती है, तो मैं तारा को ले जाने की बात कहाँ कर रही हूँ डायना, मैं तो उसे यहीं पर सुरक्षित तुम लोगों के पास रख कर जा रही हूँ। उस काले साई की सेना से मैं लड़ने जा रही हूँ। युग बीच में दखल देते हुए कहता है, तुम अकेले नहीं जा रही हो यामिनी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। डायना पलटकर कुछ कहती है उससे पहले ही चैटर्जी गुस्से के साथ यामिनी से बोल पड़ता है, यामिनी तुम लड़ने जा रही हो या फिर अपना शिकार करने जा रही हो? यामिनी हैरानी के साथ कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो चैटर्जी? चैटर्जी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, सही तो बोल रहा हूँ यामिनी मैं, आज तो अमावस्या है, तुम्हें तो फिर किसी मर्द की जरूरत होगी ना? यामिनी गुस्से से चैटर्जी की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ जरूरत तो है चैटर्जी, पर आज मैं किसी मर्द का नहीं, मुर्दों का शिकार करूंगी। चैटर्जी पलट कर कहता है, मुर्दों का शिकार करने से कुछ नहीं होने वाला यामिनी, वो काला साया फिर से उन्हें अपनी शक्तियों से जिंदा कर देगा। अगर तुम्हें शिकार करना ही है तो युग का क्यों नहीं कर देती? जैसे ही चैटर्जी ये बात बोलता है, सब लोग चैटर्जी की तरफ देखने लग जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि चैटर्जी यामिनी से ऐसा कुछ कहेगा। चैटर्जी अभी भी गुस्से के साथ यामिनी से कहता है, कर दो यामिनी युग का शिकार और खत्म करो इस कहानी को। सदियों से है